हेलो दोस्तों। आज हम एसएस जीडी 2025 का 18 नंबर से सवाल करवा रहे हैं, ताकि 17 सवाल हम करवा चुके हैं 2 वीडियो में। अब 18 सवाल से करवा रहे हैं। 18वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक मेडिसिन में 60% पदार्थ एस और 40% पदार्थ टी मौजूद है। यदि एस का क्रय मूल्य 30 रुपये प्रति इकाई से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति इकाई कर दिया जाए तथा टी का क्रय मूल्य 30 रुपये प्रति इकाई से घटाकर 20 रुपये प्रति इकाई कर दिया जाए तो मेडिसिन के मूल्य में क्या फर्क पड़ेगा। इन्हें सवाल कर रहा है। सवाल क्या कर रहा है, जैसे में सवाल क्या कर रहा कि जैसे में एक मेडिसिन है जिसमें 60% एस पदार्थ है और 40% टी पदार्थ है। यदि एस सवाल क्या कर रहा है कि जैसे में एस है इसमें 60% पदार्थ मौजूद है, मतलब एस जो है इसमें 60% पदार्थ है, एस में 60% है और टी में कितना है 40% पदार्थ मौजूद है, 40%। तो सवाल क्या कर रहा है कि जैसे में पहले पहले एस का जो क्रय था वो 30 रुपये था, अब 40 रुपये भाग कर दिया गया, मतलब कितना भाग कर दिया गया, 1/3 भाग किया कि नहीं। मतलब पहले एस का मूल्य 30 रुपये था लेकिन अब 40 रुपये कर देगा, मतलब एक इकाई पदार्थ का मूल्य 1/3 बढ़ गया। तो 60% पदार्थ का मूल्य कितना बढ़ गया, ये 60 गुना कर दिया इतना, मतलब इतना बढ़ गया कि नहीं। उसी तरह से टी का जो क्रय मूल्य था 30 से 20 हो गया, मतलब पहले 30 रुपया मूल्य था अब 20 रुपये कर दिया, मतलब कितना भाग कम गया, तो 1/3 भाग कम गया कि नहीं। मतलब पहले टी का मूल्य 30 रुपया था अब 20 रुपया हो गया, मतलब 1/3 मूल्य कम गया कि नहीं। मतलब 1 यूनिट पार्ट का मूल्य 1/3 कम गया, तो 40% में का कितना कम गया होगा, तो सीधे 4 से गुना कर दिया, मतलब इतना कम गया कि नहीं। जैसे मैं सवाल क्या कर रहा कि जैसे में एस का जो पहले जो क्रय मूल्य था वो 30 रुपया से बढ़ के 40 रुपया हो गया, मतलब पहले क्या था, पहले 30 रुपया मूल्य था अब 40 रुपया हो गया, मतलब कितना भाग बढ़ गया। तो सीधे इसका रेशियो लेते हैं कितना होगा, 3/4। 3/4 मतलब क्या हुआ, एक बढ़ा कि नहीं, तो 1/3 भाग बढ़ गया कि नहीं। मतलब 1 यूनिट पार्ट का मूल्य 1/3 बढ़ गया, तो एस में टोटल 60% पदार्थ था, मटेरियल था, तो 60 से गुना कर दिया इतना हो गया। उसी तरह से पहले टी का मूल्य 30 रुपया था अब 20 रुपया कर देगा, मतलब कितना कम हो गया, 1/3 पार्ट, मतलब 1 यूनिट पदार्थ का मूल्य 1/3 कम गया, तो 40% पदार्थ का मूल्य कितना कम गया होगा, सीधे 4 से गुना कर दिए। तो पूछ क्या रहा कि इसका मूल्य पे क्या फर्क पड़ेगा, तो सीधे घटा देते हैं, कितना होगा 1/3 इंटू 60% से 4 घटेगा तो 20%, और 20% मतलब क्या हुआ 20% हो गया कि नहीं। अब 20% मतलब क्या हुआ 1/5, मतलब 1/15 भाग हो गया कि नहीं। तो 1/15 भाग हो गया तो मतलब कितना कम गया, तो 1/15 मतलब क्या होता है 6.67 बढ़ गया कि नहीं। और ये तो आपसे पूछ रहा था कि कितना मूल्य बढ़ गया, 6.67, ये आपसे पूछ रहा था। अभी अगला सवाल देखिए क्या कर रहा, 19वां सवाल देखिए। 19वां सवाल क्या कर रहा, एक सेल्समैन अपनी दुकान में नोटबुक की खरीद पर 25 खरीदे और 5 मुफ्त पाए की छूट स्कीम का ऑफर देता है। वह दावा करता है कि उसे एक नोटबुक का मूल्य 10 रुपये पड़ता है, लेकिन वास्तव में उसका मूल्य 5 रुपये पड़ता है। इसके लाभ प्रतिशत छूट प्रतिशत के बाद अंतर निकालना है।
क्या कर रहा कि जिसमें एक सेल्समैन था जो जो एक स्कीम का ऑफर दिया, छूट स्कीम का ऑफर दिया, जिसमें क्या कहा गया कि 25 सामान तुम खरीदोगे तो तुमको 5 सामान हम फ्री दे देंगे। ये सवाल कह रहा, सवाल क्या कह रहा कि जिसमें एक सेल्समैन था जो एक स्कीम का ऑफर निकाला, जिसमें क्या कहा गया था कि 25 तुम वस्तु खरीदोगे तो तुमको 5 सामान हम फ्री दे देंगे। लेकिन उसके साथ साथ यह भी दावा करता है कि हम 10 रुपये में सामान खरीद के लाए थे, लेकिन एक्चुअल में वो 5 रुपये में सामान खरीद के लाया था। तो पूछ क्या रहा है कि लाभ कितना होगा, तो कितना लाभ होगा कि जैसे में सामान क्या करके 25 खरीदोगे 5 छूट दे दोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि दुकानदार था जो ग्राहक से 25 वस्तु का मूल्य का पैसा लिया, मतलब दुकानदार था जो ग्राहक से 25 वस्तु का ही मूल्य का पैसा लिया, लेकिन ग्राहक को वह कितना पैसा वस्तु दे रहा है, 30 वस्तु दे रहा है कि नहीं। मतलब जिसमें दुकानदार था जो ग्राहक से 25 वस्तु का ही पैसा लिया, लेकिन दुकानदार ग्राहक को दे कितना है, 30 वस्तु दे रहा है। मतलब 5 वस्तु का उसने कहा छूट दे दिया कि नहीं, मतलब इतना का उसका दुकानदार ने छूट दे दिया, मतलब दुकानदार को इतना का नुकसान हो गया कि नहीं। उसी तरह से फिर अगला क्या कर रहा, अगला कर रहा कि दुकानदार था जो 5 रुपये में सामान खरीद कर लाया था, लेकिन ग्राहक को 10 रुपये में बेच रहा है कि नहीं। मतलब दुकानदार था जो 5 रुपये में सामान खरीद कर लाया था, लेकिन दुकानदार दे कितना है, 10 रुपये में दे रहा, सामान कितना दे, 10 रुपये में दे रहा, तो कितना प्रॉफिट कमा लिया, तो इतना का लाभ कमा लिया कि नहीं। जैसे मैं सवाल क्या करा कि 25 खरीदने पर 5 छूट दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि दुकानदार था जो ग्राहक से 25 वस्तु का ही सामान का पैसा लिया, मतलब दुकानदार था जो ग्राहक से 25 वस्तु का ही पैसा लिया, लेकिन दुकानदार ग्राहक को 30 वस्तु दे दिया, मतलब 5 वस्तु उसने छूट दे दिया कि नहीं। मतलब इस दुकानदार को 25 बटे 30, मतलब इतना का नुकसान हो गया कि नहीं। उसी तरह से फिर अगला क्या कर रहा है कि उसने 5 रुपये में सामान खरीद कर लाया था, लेकिन 10 रुपये में दे रहा है, मतलब क्या हुआ 10 बटे 5, मतलब इतना का लाभ हो गया। तो पूछ कर कि ओवरऑल कितना का हुआ, तो इसको ओवरऑल कितना होगा, प्रॉफिट हुआ कि नहीं, कितना प्रॉफिट ओवरऑल हो गया। तो इसको सॉल्व करने कितना होगा, 5 6 6 10 बटे 1 बटे 18 हो गया ना, 5 5 25 और 5 6 30, मतलब 5 बटे 3 आ गया कि नहीं, 5 बटे 3 आ गया। मतलब 3 का वस्तु 5 में, 3 का सामान था वो 5 में बेच रहा, तो प्रॉफिट वो कितना कमा, 2 का प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं। तो 2 बटे 3 मतलब क्या होता है, 66.66%। मतलब इतना का दुकानदार ने क्या किया, लाभ कमा लिया कि नहीं। मतलब 3 का सामान 5 में बेचा, मतलब 2 का लाभ कमा लिया कि नहीं। तो 2 बटे 3 मतलब क्या, 66.66%। मतलब दुकानदार ने इतना का लाभ कमा लिया, लेकिन छूट उसने कितना दिया था, छूट उसने दिया था कितना, 25 का ही पैसा दुकानदार ने लिया था, लेकिन उसने 30 वस्तु दे दिया था कि नहीं। मतलब कितना छूट दे दिया, 5 का छूट दिया कि नहीं। तब मतलब सवाल क्या हुआ कि जैसे 5/30, 5/30 मतलब क्या हुआ कि 1/6। जैसे मैं सवाल क्या कर रहा कि जैसे 25 का ही दुकानदार ने पैसा लिया था, लेकिन उसने 30 वस्तु दे दिया, मतलब 5 वस्तु का उसने एक्स्ट्रा दे दिया, मतलब 5 वस्तु का उसने छूट दे दिया कि नहीं। तो कितना छूट दिया, 5/30, 1/6 का छूट दिया कि नहीं। तो कितना परसेंट है, 16.66%। आप पूछ कर कि दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना होगा, 50% आएगा कि नहीं। 66.66 में 16.6 का अंतर कितना होगा, 50%। और ये आपका पूछ रहा था, पहला ऑप्शन हो गया, कुछ नहीं करना। अगला सवाल देखिए, 20वां सवाल। ये क्या कह रहा है कि यदि 20% की हानि पर 160 रुपया में 50 केले बेचे जाते हैं, तो 10% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1540 में कितने किलो बेचने चाहिए। देखिए इस टाइप के सवाल जब भी रहना तो कुछ नहीं करना, वस्तु को हमेशा ऊपर लिखना। क्या करना कि जैसे मैं
50 केला वह कितना में खरीदता है? 160 रुपये में खरीदता है। मतलब 50 केला वह 160 रुपये में खरीदता है, तो उसको कितना कहानी होता? 20% कहानी होता। मतलब बेचता कितना में? 80% में बेचता है कि नहीं? इक्वल कर देना किसके? क्या बताएं कि हमेशा वस्तु के ऊपर रखना। तो माना कि ऊपर एक वस्तु वह 1540 रुपया में बेचता है। इन्हें सवाल कर रहा कि 10% लाभ कमाने के 1540 बेचो, कितना बेचेगा? इन्हें पूछा। तो माना कि एक केला वो 1540 रुपये में बेचता है, तो पूछ कर रहा कि 10% लाभ कमाना था, कितना बेचेगा? 110 से गुना कर देना, दोनों को इक्वल कर देना। जब इस टाइप के सवाल तो वस्तु को ऊपर रखना, रुपया को नीचे रखना, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। कितना आएगा? ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 0 से 0 खत्म, 8 दूनी के 16, 2 1 4, 14 आएगा कि नहीं? 11 से कटेगा तो, और 2 सत्य, तो x का मान कितना आ गया? 7 × 35, 350 आ गया कि नहीं? आइए आपसे पूछा था x का मान। अगला सवाल देखिए, 21वां सवाल। 21वां सवाल क्या कह रहा है? यदि x के 3 सेक्शन ए बी और सी में विद्यार्थियों का अनुपात 5 4 7 है, यदि सेक्शन ए बी सी में कम से कम 15 16 9 नए विद्यार्थी का प्रवेश होता है, तो अनुपात 10 9 11 हो जाता है। तो नए प्रवेश के बाद कक्षा 1 से विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना होगा? ये सवाल कर रहा। सवाल क्या कर रहा कि जैसे में ए बी और सी है, ए में 5 4 और 7, मतलब ए में पहले 5 स्टूडेंट था, बी में 4 और सी में 7 स्टूडेंट था। अब क्या कर रहा है कि ए में 15 स्टूडेंट आ जाता है और बी में 16 स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है, और फिर सी में 9 स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है। इन्हें कह रहा है तो इसका अनुपात कितना हो जाता है? 10:9:11। इन्हें कह रहा क्या करा कि जिसमें ए में पहले 5 स्टूडेंट था, उसमें से 15 स्टूडेंट और आ गया। पहले बी में 4 था, उसमें से 16 स्टूडेंट और आ गया। पहले 7 स्टूडेंट था, अब उसमें 9 स्टूडेंट और आ गया। तब इसका रेशो 10:9:11 हो गया। मतलब क्या सवाल हो गया? इनिशियल रेशो दिया हुआ और फाइनल रेशो दिया और बीच में चेंजिंग दिया है कि नहीं? मतलब यहाँ पर हम क्रॉस मेथड लगा कर सकते कि नहीं? जैसे इनिशियल रेशो फाइनल रेशो बीच में चेंज देते हैं, वहाँ पर क्रॉस मेथड। तो किसी भी दो को हम पकड़ लेते हैं, जैसे में ए और बी को पकड़ लेते हैं। जैसे में ए और बी को हम पकड़ते हैं, तो ए और बी का इनिशियल रेशो कितना दिया हुआ? 5:4 दिया हुआ, और फाइनल कितना दिया हुआ? 10:9 दिया हुआ, और चेंजिंग कितना दिया हुआ? 15 और 16। मैंने क्या बताया कि इनिशियल रेशो 5:4 है और फाइनल 10:9 है, और चेंजिंग का 15 16 है। तो इनिशियल रेशो फाइनल के बीच में क्रॉस, तो क्रॉस मेथड लागू होगा कि नहीं? क्रॉस मेथड में क्या होगा? तीसरा तीसरी गुना करके अंतर। जैसे तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो क्या होगा? 9×5 = 45 और 10×4 = 40। तो दोनों को जब अंतर करने का 4, 9×5 = 45, 4 मतलब 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान कितना हो गया? इनमें भी तीसरा तीसरी गुना करके अंतर कीजिए। इसमें 16 में 10 गुना 160 और 15 को 9 से गुना करेंगे 135। 160 में 135 गुना कितना? 25 आ गया कि नहीं? मैंने कहा था कि जब क्रॉस मेथड करते तीसरा तीसरी गुना करके अंतर कर दीजिए, तो 5 यूनिट का मान 25 आ गया। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 5 आ गया कि नहीं? 1 यूनिट का मान 5 आ गया कि नहीं? तो ये मान हमेशा इनिशियल मान निकलता है। तो सवाल हमसे पूछ कर रहा कि नए प्रवेश के बाद, मतलब जब एडमिशन हुआ उसके बाद टोटल कितना विद्यार्थी हो गई पूछ रहा। तो जिसमें इनिशियल का मान निकल गया 5, और इनिशियल में टोटल कितना स्टूडेंट था? 5 4 7। टोटल कितना हो गया? 5 4 9 16 यूनिट। मतलब शुरू में टोटल 16 यूनिट स्टूडेंट था, और 1 यूनिट का मान 5 है, तो 16 यूनिट का मान कितना होगा? गुना कर दिए, मतलब 80 हो गया कि नहीं?
मतलब शुरू में मैंने क्या बताया कि जो एक यूनिट जो निकले हमेशा इनिशियल मान निकलता है। तो हम शुरू में स्टूडेंट की संख्या निकाल सकते हैं कि नहीं। तो शुरू में टोटल कितना स्टूडेंट था, 16 यूनिट था, और एक यूनिट का मतलब 5 था, मतलब शुरू में टोटल 80 स्टूडेंट था। और एडमिशन क्या हो गया है, ए में 15 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ, बी में 16, सी में 9, टोटल क्या स्टूडेंट का एडमिशन हो गया, 15 9 24 और 16 40, मतलब 40 स्टूडेंट का एडमिशन हो गया। मतलब पहले 80 स्टूडेंट था, अब 40 स्टूडेंट का एडमिशन हो गया। तो टोटल कितना स्टूडेंट हो गया, 120 हो गया कि नहीं। और ये तो पूछ रहा था कि नए प्रवेश के बाद कितना स्टूडेंट हो गया, 120। और ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि ए सी और बी सी का चतुर्थांश डी है। तो इसका मान पूछ रहा है। चतुर्थांश मतलब क्या होगा, बी गुने सी बटे, चतुर्थांश ही ना होता है बी गुने सी बटे। तो बी मतलब क्या होगा, सी गुने बी सी और बटे ए, और इसी का मान कितना दिया हो, डी दिया हो कि नहीं। तो सवाल हमसे पूछ कर रहा है, तो सवाल पूछ रहा है कि उसका चतुर्थांश क्या होगा। तो उसका चतुर्थांश क्या होगा, ए डी बटे सी और गुने सी और बटे में बी सी स्क्वायर बटे ए। इसको जब हम सोल्व करें तो सी से सी खत्म हो गया, ए ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर डी और बटे में सी स्क्वायर बी आ गया कि नहीं। चतुर्थांश मतलब क्या होता है, बी और सी को गुना करते बटे ए। तो बी कौन होगा, पहला टर्म ए होगा, दूसरा बी होगा सी। तो बी सी को गुना करते बटे ए से डिवाइड कर दिए। तो यहाँ से हमको निकालना तो कैसे निकलेगा। तो इसको हम सोल्व करते हैं, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, ए बटे सी चाहिए और डी बटे बी चाहिए। तो यहाँ से कैसे निकलेगा, तो देखिए तो अगर सी स्क्वायर बटे ए करते हैं तो क्या होगा, डी बटे बी निकलेगा कि नहीं। पहला ही क्वेश्चन से देखेगा, क्योंकि हमको क्या चाहिए, ए बटे सी चाहिए या डी बटे बी, किसी एक का मान निकालना। तो बी को यहाँ से डिवाइड करेंगे तो डी बटे बी क्या निकलेगा, सी स्क्वायर बटे ए निकलेगा कि नहीं। तो यहाँ पर मान रख दीजिए, जैसे में ए स्क्वायर बटे सी स्क्वायर गुने डी बटे बी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर बटे ए लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसको हम काटेंगे तो क्या निकल के आएगा, ए। और ये आपसे पूछा तो ए मान हो गया। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा कि जिसमें 2000 पर 6.75% वार्षिक ब्याज दर पर 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। इन्हें पूछ रहा, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम। जिसमें प्रिंसिपल कितना है, 2000 है प्रिंसिपल, और रेट कितना है 6.75 है, और गुने टाइम, और बटे में क्या होता है 100। इन्हें तो सिंपल इंटरेस्ट। अब हमको निकालना टाइम, टाइम कितना होगा, जिसमें 3 फरवरी से लेकर 17 अप्रैल तक कितना दिन हो गया। तो 3 फरवरी से लेकर जिसमें 2023 की बात हो तो फरवरी कितना दिन का होगा, 28 दिन का होगा कि नहीं। तो 3 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक कितना दिन हो गया, जैसे में 3 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक कितना दिन हो गया। तो 28 में से 3 घंटे तो 25, एक 26 दिन हो गया कि नहीं। जैसे में निकलता कैसे, एन का मान कैसे निकलेगा, लास्ट टर्म अब माइनस शुरू टर्म और प्लस 1, इन एन का मान निकलता है, एन का मान। तो जैसे हम निकालना चाहते कुछ कि 3 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक, तो 28 क्या हो गया, लास्ट टर्म हो गया, और 3 फरवरी शुरू टर्म हो गया, और प्लस 1 कर दिए तो कितना होगा, 26 दिन आ गया कि नहीं। मतलब यही निकालने का तरीका होगा, मतलब 3 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक टोटल 26 दिन आ गया। उसी तरह से 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक टोटल कितना दिन हो गया, 31 दिन हो गया कि नहीं। उसी तरह से 1 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल तक, ध्यान देना पर 17 अप्रैल काउंट नहीं होगा, क्यों, 16 अप्रैल तक लेना होगा। मतलब 1 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक कितना दिन हो गया, 16 दिन हो गया कि नहीं। जैसे यहाँ पर 17, जिसमें 3 फरवरी से लेकर 17 अप्रैल तक, मतलब पैसा 17 अप्रैल के तो उसने पैसा निकाल लिया,
पैसा जमा मत 16 अप्रैल तक न रहा। जैसे में हमको क्या करा कि 3 फरवरी से लेकर 17 अप्रैल तक, मतलब 17 अप्रैल तक जिसमें 17 अप्रैल को उसने पैसा निकाल लिया, तो 17 अप्रैल को ब्याज थोड़ी मिलेगा। जब तक पैसा जमा रहा तो उसी समय पैसा मिलता, मतलब 16 अप्रैल तक पैसा जमा था, तो 16 अप्रैल तक बैंक ने पैसा उस पर इंटरेस्ट दिया। लेकिन 17 अप्रैल को तो उसने पैसा निकाल ही लिया, तो 17 अप्रैल का पैसा जमा कहाँ रहा बैंक में। तो बैंक में जमा जब नहीं रहा तो बैंक उस पर इंटरेस्ट थोड़ी देगा, नहीं। मतलब 16 अप्रैल तक ही उसने बैंक पर पैसा पर बैंक ने इंटरेस्ट दिया होगा। मतलब हमको सिर्फ 16 अप्रैल तक ही काउंट करना है। मतलब जब इस टाइप के सवाल है ना, तो लास्ट वाला जो होता है 17 अप्रैल, इसको काउंट नहीं करना, उसके एक दिन पहले ही लेना होगा 16 अप्रैल तक। ठीक, मतलब 3 फरवरी से 17 अप्रैल तक नहीं लेना, बल्कि 3 फरवरी से लेकर 16 अप्रैल तक ही हमको लेना है। क्योंकि 17 अप्रैल में उसने पैसा पूरा बैंक से निकाल लिया, तो 17 अप्रैल में का पैसा तो बैंक में जमा रही रहा नहीं, तो उसका इंटरेस्ट तो बैंक देगा नहीं। मतलब 16 अप्रैल तक तुमको इंटरेस्ट न देगा, इसलिए 3 फरवरी से लेकर 16 अप्रैल तक ही हमको काउंट करना है। तो कितना दिन हो गया, तो टोटल जोड़ देते हैं, तो टोटल कितना होगा, 73 दिन आ गया कि नहीं। मतलब टोटल कितना होगा, 73 दिन हो गया। लेकिन इसको हम साल में बदलेंगे तो क्या होगा, जैसे मैं 2023 की बात हो रहा था, 365 दिन होगा कि नहीं। एक साल में टोटल 365 दिन होता, तो 73 दिन है, तो कितना साल हो गया, 365 से डिवाइड करते हैं, जैसे में 73 है। अब इसको हम 365 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 1/5 साल आ गया कि नहीं, 5 साल। तो ये आपको 1/5 साल से डिवाइड कर दीजिए, हो कि नहीं, 1/5 साल। और इसको सोल्व कीजिए, कितना हो गया, तो जैसे में 2 जीरो ऊपर पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो 1 जीरो खत्म। अब यहाँ पर कैसे होगा, 5 से काटेगा तो क्या होगा, 1 मतलब 5 और 5 3 15 और 7 बचे 35, 5 से कटेगा, फिर 2 से काटेगा 5, फिर इसको 5 से काटेगा तो क्या होगा, 5 दूनी के 10, एक जैसे 1 मतलब 5 17 35 15 5 5 25, 5 ना आएगा ना, तो 5 दूनी के 10 और 7 बचे 35, यहाँ पर 7 में 5 आएगा, तो 27 दिन आ गया कि नहीं, 27 से भी हो गया, ये आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, ठीक है ना। जैसे मैं 3 फरवरी से लेके 17 अप्रैल की बात कर रहा, तो हमको 17 अप्रैल नहीं लेना, सिर्फ 16 अप्रैल लेना, ठीक है ना। कि जैसे 3 फरवरी से लेके 17 अप्रैल की बात हो रहा, तो हमको 3 फरवरी से लेकर 17 अप्रैल नहीं लेना है, बल्कि 3 फरवरी से लेकर 16 अप्रैल तक ही काउंट करना है। क्योंकि 17 अप्रैल के तू पैसा निकाल नहीं लिया, तो बैंक 17 अप्रैल का इंटरेस्ट थोड़ी देगा, नहीं। वो सिर्फ 16 अप्रैल तक ही पैसा का इंटरेस्ट देगा, तो इसलिए हमको सिर्फ 16 अप्रैल तक ही लेना है, ठीक। तो पहले हम क्या निकाले हैं कि जैसे 3 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक कितना दिन हो गया, तो इसको निकालने का ट्रिक क्या होता है, एल माइनस ए प्लस 1, लास्ट टर्म माइनस शॉर्ट टर्म प्लस 1। तो 28 में से 325 में जो है 26 दिन। उस तरह से 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक कितना दिन हो गया, तो 31 में से 1 घटा है 30, 30 में जो है तो 31। तो उसी तरह से 1 अप्रैल से 16 अप्रैल तक 16 दिन, जो 73 दिन। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है कि जैसे मैं वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विपुल 5400 रुपए की राशि का निवेश करता है और विजय 9400 की राशि का निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा। इन्हें सवाल पूछा है, रेट। जिसमें सवाल क्या करा कि 4 साल में जैसे मैं विपुल 5400 रुपये पैसा इन्वेस्ट किया था और विजय 9400, तो 4 साल में विजय को विपुल से 840 रुपये अधिक ब्याज मिला। मतलब 4 साल में विजय को कितना ज्यादा पैसा मिला, 840। तो 1 साल में कितना पैसा मिला ज्यादा, 4 दूनी का 210 रुपये मिला है कि नहीं। जैसे में 4 साल में विजय को 840 रुपये ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिल रहा होगा ज्यादा, 210 रुपया 1 साल में।
तो ये विजय को जो एक साल में 210 पे ज्यादा पैसा मिला, ये किसकी वजह से मिल रहा? कि किसकी वजह से? क्योंकि विजय था जो विपुल से 4,000 रुपया ज्यादा इन्वेस्ट किया था, इसकी वजह से नहीं। हमने क्या बताया कि जैसे मैं एक साल में विजय को 210 पे ज्यादा जो पैसा मिला, ये किसकी वजह से मिला? तो प्रिंसिपल उसने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था, इसकी वजह से ना। क्योंकि यहाँ पर रेट और टाइम फिक्स है, तब ब्याज किस पर डिपेंड कर रहा है? उसके प्रिंसिपल पर डिपेंड कर रहा है। तो जो जैसे जितना पैसा ज्यादा इन्वेस्ट किया होगा, उसको ज्यादा ब्याज मिला होगा। जैसे यहाँ पर रेट और टाइम फिक्स है, तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर डिपेंड कर रहा है। मतलब जो जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया होगा, उसको ज्यादा ब्याज मिला होगा। जैसे विपुल, जैसे विजय को ब्याज ज्यादा मिल रहा है, क्यों? क्योंकि इसने 4,000 रुपये ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था। तो उसे डिवाइड कर दिया गुना 100, तो रेट निकलेगा कि नहीं? मैंने क्या बताया कि रेट निकालने के लिए एक साल का सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल से डिवाइड करते हैं, तो गुना 100 करते हैं, तो रेट निकल जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पर सिंपल एक साल का सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ, तो इसको प्रिंसिपल का डिफरेंस से डिवाइड करेंगे 100, तो रेट निकल जाएगा कि नहीं? तो ये कह रहे हैं 2 से 2 कहता है, जिससे कहता हूँ 5 20, 4 दूनी की 8, 5.25 आ गया कि नहीं? और ये आपका पूछ रहा था रेट कितना परसेंट। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा। विपिन 7 नोटबुक खरीदे और 3 मुफ्त पाने का एक डिस्काउंट ऑफर चल रहा। तो 185 अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक का विक्रय मूल्य कितना होगा यदि छूट लागू की जाए? तो इन्हें सवाल पूछा। सवाल क्या करा कि 7 खरीदने पर तो उसको 3 मुफ्त मिल रहा। मतलब क्या हुआ कि एक आदमी था जो 7 वस्तु का ही पैसा दिया, लेकिन वह 10 वस्तु सामान खरीद के लाया। इन है मतलब दुकानदार था जो ग्राहक से 7 वस्तु का ही पैसा लिया, लेकिन ग्राहक को 10 वस्तु दे रहा। तो छूट वो कितना दे रहा? 3। मतलब 3 में 10 का उसने का छूट दिया कि नहीं? इतना का छूट दिया कि नहीं? तो सवाल पूछ कर रहा है कि 150 रुपये अंकित मूल्य है, ठीक। अंकित में 150 रुपया, उस पर 3 में 10 छूट दे दिया, तो बेचा कितना होगा? 7 बटे 10 में बेचा होगा कि नहीं? तो कितना बेचा? 7 बचे 35, 3 और 7 56, 59 7 5 12, 129.5 ना होगा 29.5 से। अगला सवाल देखिए, ये क्या करा? कंचन 153 कुर्सियों बेची और उसे 78 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। ये सवाल है। मतलब 153 कुर्सी बेचा तो 78 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो हमने माना कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 153 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 153 रुपया होगा कि नहीं? जैसे में एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया होगा, तो 153 वस्तु का विक्रय मूल्य 153 रुपया। तो उसने लाभ कितना कमा रहा? 78 रुपये का लाभ कमा रहा। 78 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा, जिसमें एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 78 वस्तु का विक्रय कितना होगा? 78 रुपया। तो इतना का लाभ कमा रहा, तो बेच कितना में रहा होगा? 153 में बेचा, तो उसको 78 रुपये का लाभ, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? खरीदा कितना में होगा? सीधे घटा देते हैं, 8 5 13 75 में। तो पूछ क्या रहा कि लाभ परसेंट है। 78 का लाभ कमाया था, 75 में खरीदा था, तो कितना होगा? 100 से गुना करते हैं। 25 चौक 100, 25 3 75, 3 से काटे कितना? 3 दूनी 76, 18 6 चौक 4 का 10, 104%। ये पूछ रहा था, आंसर हो गया आपका। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा कि 1230 रुपये प्रति सैकड़े की दर पर 400 नाशपाती खरीदे गए और 980 रुपये के लाभ पर बेचे गए, तो प्रति दर्जन नाशपाती के विक्रय क्या होगा? क्या कह रहा कि जैसे मैं 1230 रुपये प्रति सैकड़ा मतलब 100, मतलब 100 नाशपाती प्रति सैकड़ा, मतलब 100 नाशपाती, 100 की बात होता है। मतलब 100 नाशपाती और 1230 पर खरीदता है,
तो 400 नाशपाती कितना में खरीदेगा? गुना करते हैं 1230 को 4 से। जैसे में 1230 है, 100 नाशपाती का मूल्य 1230 रुपया, जिसमें 1230 रुपया 35 सैकड़ा, 35 सैकड़ा मतलब 100, मतलब 100 नाशपाती 1230 रुपये खरीदता है। तो 400 नाशपाती कितना में खरीदेगा? 4 से गुना कर दिए, कितना होगा? 4×3 = 12, 4×3 = 12, बच्चों का 41 इतना में खरीदा है कि नहीं? इतना में खरीदा, सिर्फ इतना हो गया। अब पूछ क्या रहा कि वह 980 रुपये में बेचता है, 980 रुपये प्रॉफिट कमाता है, मतलब 49 में खरीदा और प्रॉफिट 980 कमाया, तो बेचा कितना में होगा? तो दोनों को जोड़ देते हैं, कितना बेचेगा? 8×2 = 10, 8×2 = 10, 9×9 = 18, 19, 5 इतना में बेचा होगा कि नहीं? मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि 49 में खरीदा था, प्रॉफिट 980 कमा लिया, तो बेचा होगा 5900 रुपये में। मतलब इसने 400 नाशपाती इतने रुपये में बेचा, तो एक नाशपाती कितना में बेचा होगा? 400 से डिवाइड करते हैं, एक नाशपाती कितना बेचा। तो पूछ क्या रहा कि प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन मतलब 12 नाशपाती, तो 12 नाशपाती कितना बेचा होगा? तो 12 से गुना करते हैं, 3, 9×3 = 27, 5×5 = 17, 177 रुपये में। कुछ नहीं किया, हमने क्या निकाला कि जैसे मैं 100 नाशपाती 1230 रुपये में खरीदा था, तो 400 नाशपाती कितना खरीदा? 4 से गुना कर दिए, और इतना का प्रॉफिट कमाया, तो बेचा कितना में होगा? 5900 रुपये में। तो इतना जो रुपये में बेचा वो 400 नाशपाती बेच रहा, तो एक नाशपाती कितना बेचा होगा? डिवाइड कर दिए, तो एक दर्जन मतलब 12 नाशपाती पूछ रहा था। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है कि एक मूवी टिकट की मूल कीमत और मूवी टिकट की बढ़ी कीमत का अनुपात 10:13 है। यदि मूवी टिकट की मूल कीमत 250 थी, तो सिनेमा हॉल की अधिकतम क्षमता 3600 था और टोटल 3600 टिकट बिक भी गया। ये क्या कह रहा है कि जैसे में पहले 10:3, मतलब पहले टिकट का मूल्य 10 रुपये था, अब बढ़ा के 13 कर दिया गया। और सवाल क्या कर रहा है कि जैसे में पहले टिकट का मूल्य कितना था? 250 रुपये था। जैसे में पहले का मूल्य और बढ़ा हुआ मूल्य का रेशियो दे रहे 10/3। अब शुरू में कह रहा क्या कि शुरू में एक टिकट का मूल्य 250 रुपये था, तो कितना गुना है? और पहले कितना था? 10, कितना गुना? 25। तब कितना मूल्य बढ़ रहा है? 3 यूनिट बढ़ रहा है कि नहीं? तो ये भी 25 गुना होगा कि नहीं? 75। जैसे में इनिशियल में मतलब शुरू में टिकट का मूल्य 10 था, बढ़ा के कितना कर देगा? 13। और शुरू में टिकट का मूल्य कितना था? 250, तो 10 का मान 250 दे लेकिन, तो 25 गुना। तो कितना मूल्य बढ़ रहा? 3 यूनिट। तो ये भी तो 25 गुना 25 रुपया होगा, मतलब एक टिकट का मूल्य 75 रुपये बढ़ रहा है। तो पूछ क्या रहा कि 3600 टिकट टोटल उसका बिका, टोटल 3600 टिकट बिका और एक टिकट का मूल्य 75 रुपये बढ़ा, तो 3600 टिकट मूल्य बीच कितना बढ़ेगा? सीधे गुना कर दिए दोनों को, कितना बढ़ेगा? 25×3 = 9×27, पर 2 जीरो है कि नहीं? इतना मूल्य बढ़ गया, ये पूछ रहा था। जय हिंद दोस्तों।